सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो नई राजन सीरीज है 2024 संस्करण की जो नई राजन सीरीज आई है, इस राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्न में कंप्यूटर विषय के करा चुका हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। आपका सभी क्लासेस मैंने करा दिया है। अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लासेस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे कंप्यूटर के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले कंप्यूटर की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, उसके बाद राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये सब कुछ देखने को आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे इस क्लास में हम आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पृष्ठ संख्या 18 पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। इसको हम यहाँ पे क्लास में स्टार्ट करेंगे और एक एक प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या एक है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, आपने बहुविकल्पी में भी पढ़ा, लैन, मैन और वैन। ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपका 1 किलोमीटर से कम का रहता है और ये एक बड़े शहर, तभी इसका नाम क्या है, मेट्रो। मेट्रो सिटीज आपने नाम सुना होगा। मेट्रो सिटीज किसको बोलते हैं, मेट्रो सिटी बोलते हैं जो हमारे बड़े शहर होते हैं। तो उसी से आप याद रखिएगा कि मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये बड़े शहर का जो नेटवर्क हो जाता है आपका, ये मैन हो जाता है। और ऐसा नेटवर्क जो पूरे देश दुनिया में फैला रहे उसे वैन कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका इंटरनेट है। ठीक है, और इसका ये किसी शहर का नेटवर्क हो सकता है या कोई द्वीप हो, केवल उसी जगह के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा मैन। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 2, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। डिजिटल श्यामपट्ट एक ऐसा श्यामपट्ट है जिसमें कंप्यूटर की विशेषता होती है। इसे कंप्यूटर के टच स्क्रीन की तरह साधारण ब्लैक बोर्ड दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो डिजिटल श्यामपट्ट या डिजिटल बोर्ड बोले तो यही है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपको टेक्स्ट लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बैकग्राउंड में हमारा लोगो दिख रहा है, यहाँ लोगो दिख रहा है, तो तरह तरह की चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, और इसको मैं टच भी कर पा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह टच भी कर पा रहे हैं तथा साधारण ब्लैक बोर्ड की तरह यहाँ पे यूज भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये आपका जैसे साधारण बोर्ड पे आप लिख सकते हैं वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये आपका है डिजिटल बोर्ड, डिजिटल श्यामपट्ट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 3, ई पुस्तकालय किसे कहते हैं। ई जहां भी लग जाता है आपको पता है इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय का मतलब क्या है, अब समझिए कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें पुस्तकों के डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है तथा प्रयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पे ही समस्त सामग्री का अवलोकन कर सकता है। अब समझिए कि लाइब्रेरी में पहले क्या होती थी कि इस तरीके से रैक होते थे, उनमें किताबें रखी रहती थी। ठीक, लेकिन अब डिजिटल जमाना आ गया। ई लाइब्रेरी क्या हो गया आपका कि लाइब्रेरी की तरह ही सेटअप रहे और वहां पे आपके कंप्यूटर्स रखे रहे। उन कंप्यूटर्स में आपकी किताबों की लिस्ट रहेगी, आपको जो पढ़ना है या इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ई पुस्तकालय। ठीक, तो इस तरीके से यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें पुस्तकों के डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है तथा प्रयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पे ही समस्त सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं। एक तो ये डिजिटल पुस्तकालय हो गया, और एक डिजिटल पुस्तकालय इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप कि जो ऑनलाइन लाइब्रेरियां होती हैं, वेबसाइट्स पे लाइब्रेरी होती हैं, उनको भी आप
ई पुस्तकालय बोल सकते हैं। मतलब जिन वेबसाइट्स पे आपको किताबें देखने को मिल जाती हैं, पढ़ने को मिल जाती हैं, वो भी आपका ई पुस्तकालय होता है, ई लाइब्रेरी के नाम से ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 4 है, शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो शिक्षण मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम सिडनी प्रेसी नामक व्यक्ति ने किया था। अब ये शिक्षण मशीन क्या थी? शिक्षण मशीन जैसे आज आप लोग कंप्यूटर में मान लेते हैं टेस्ट देते हैं, या आपका ऐप जो है अस्तित्व एकेडमी हमारा वाला, उसमें आप अगर टेस्ट देते हैं चैप्टर वाइज, तो आप एक क्वेश्चन को करेंगे, उसका उत्तर फिर आपको देखने को भरने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में जब आप प्रश्न सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपको सही उत्तर देखने को मिल जाते हैं, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, और इसके बाद सही उत्तर क्या था ये आपको देखने को मिल जाता है। वैसे ही इन्होंने सिडनी प्रेसी ने क्या किया था? इस तरीके की मशीन इन्होंने डिजाइन की थी कि प्रश्न एक के बाद एक प्रश्न आता था और बच्चा अटेम्प्ट करता था, और उसके बाद लास्ट में उसको सही उत्तर का ज्ञान होता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये शिक्षण मशीन का प्रयोग अगर पूछता है किसने किया, तो सिडनी प्रेसी ने। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 5 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई 2 लाभ बताइए। तो पहला लाभ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है, और दूसरा है दूरस्थ शिक्षा के लिए यह साधन बहुत उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आगे भी आप लिख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय और धन की बचत होती है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपका ट्रेवल का जो खर्चा होता है, जो आवागमन का खर्चा होता है, वह बचता है और समय भी बचता है। ठीक है, जो ट्रेवल में समय जाता, धन जाता, वह सभी बचता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कई सारे लाभ इसके लिख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। इसके बाद देखिए प्रश्न 6 यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रश्न 6 कह रहा है कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन है? तो दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम जो होते हैं वह इग्नू के कार्यक्रम, इग्नू क्या है आपका? विश्वविद्यालय है। इसी तरीके से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम होते हैं, और युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम होते हैं, और ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम होते हैं। तो शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में पूछ रहा था, तो इग्नू के कार्यक्रम आप लिख दोगे। उसके बाद सामाजिक वानिकी कार्यक्रम लिख देंगे, युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम, और ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं जो सरकार के अंडर काम कर रही हैं उनके कार्यक्रम यहाँ दूरदर्शन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 7 है, पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। तो पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंदर दृश्य सामग्री का उदाहरण अगर हम बोले, तो पाठ्यक्रम में हम लोग किस किस दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं? अगर मान लेते हैं हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, तो जो बेसिक चीज होती है जिसका प्रयोग जो है वह कक्षा में किया जाता है, वह पोस्टर का, ये कक्षाओं में लगा हुआ भी देखते हैं आप, मॉडल पेपर का, और स्लाइड्स का प्रयोग। स्लाइड्स क्या हो गया आपका? पीपीटी हो गया। जिस तरीके से ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक पेज ये पूरा डिजाइन किया हुआ है, इस पे मैं आपको लिख करके पढ़ा रहा हूं। तो इसी तरीके से स्लाइड्स के माध्यम से भी पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंदर दृश्य सामग्री का ये सब उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 8 है, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? तो इस प्रकार की प्रस्तुति से चीजें सरलता से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्लाइड के द्वारा बच्चे को सब कुछ एक जगह देखने को मिल जाता है, समझने को मिल जाता है, जिससे उसको आसानी होती है समझने में। ठीक, स्लाइड मतलब यही, जैसे आपको क्वेश्चन आंसर एक में दिख रहा है, और इसी में अभी मान लेते हैं कुछ डायग्राम का यूज होता, क्वेश्चन में तो डायग्राम बना होता। ठीक है, कोई वीडियो अगर दिखाना होता तो यहाँ वीडियो भी दिख सकता है छोटा क्लिप के रूप में। इस तरीके से ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने ई लाइब्रेरी देखा। अब ई बुक्स क्या है? तो बुक एक होता है आपका
जो आपके पास प्रिंटेड कागज के रूप में रहता है, ठीक है, कागज के रूप में रहता है, ये किताब कागज से बनी होती है, उसी तरीके से डिजिटल रूप में, ठीक है, जैसे जो पीडीएफ होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिजिटल रूप में होते हैं, वैसे ही ये डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित किताबों को ई बुक कहते हैं, ठीक है। तो जो डिजिटली प्रेजेंट है, किसी फाइल में है, फॉर्मेट में है, किसी फाइल फॉर्मेट में, तो उन्हें क्या कहेंगे, उसे ई बुक कहेंगे, ठीक है। जिसका हार्ड कॉपी नहीं है, एक तरीके से आप समझिए कि उनका सॉफ्ट कॉपी जो होता है वह ई बुक कहलाता है, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री किस तरीके से बच्चों को सुनाया जाता है, तो रेडियो के माध्यम से और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, और टीवी में तो श्रव्य दृश्य दोनों होता है, यहाँ पे पूछा है केवल श्रव्य, ठीक है, तो इसलिए रेडियो और टेप रिकॉर्डर बताएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 11 है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन है। अब बोल रहा है कि अगर जो भी सिलेबस आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, मतलब उसको पढ़ाने के लिए आप किस तरीके से, जैसे मैं आपको कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूं तो श्रव्य दृश्य आप कंटेंट देख भी पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन भी पा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु यह श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाएगा, जो मेरा वीडियो है, ठीक है जी, ये जो क्लास है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब आप क्या कह सकते हैं कि सामग्री कहां कहां से मिल सकती है, टेलीविजन से और कंप्यूटर से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रस्तुतिकरण है तो श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर और टेलीविजन। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या टेलीविजन द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों का आयोजन करना टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। देखिए वीडियो और ऑडियो के माध्यम से जुड़ना लोगों का, ये क्या कहलाता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। अब इसमें दोनों पक्ष जुड़ के अपनी बातों को रख सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है केवल एक पक्ष रखे, जैसे टेलीविजन में क्या होता है कि केवल एक पक्ष रखता है, ठीक, बाकी जो गोष्ठियां होती हैं, जो ग्रुप मीटिंग होती है, ठीक है, जो ग्रुप मीटिंग होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सभी लोग होते हैं, जितने लोग उस काम से जुड़े होते हैं या उस ग्रुप से जुड़े होते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 13, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। देखिए फिर से आ गए हमारे सिडनी एल प्रेसी जी। अभी आपने देखा था कि शिक्षण मशीन जो है, शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग क्या लिखा था, सिडनी प्रेसी लिखा था, एल नहीं लिखा था, तो सिडनी एल प्रेसी इनका पूरा नाम है, ठीक है, और इन्होंने ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले विकसित किया। देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में तो सबसे पहले बताया हमारे जो बीएफ स्किनर हैं, ठीक, बीएफ स्किनर जी इनको कह सकते हैं आप, तो ये सबसे पहले हमारे जो बताया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, वो हमारे बीएफ स्किनर, ये विचारक दार्शनिक थे, अमेरिका के थे, और ये जो इसको आगे जो ले गए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को जो आगे लेकर के गए, वो सिडनी एल प्रेसी लेकर के गए। इन्होंने तो एक विचारधारा बता दी, लेकिन उस पे जो आगे काम किया, उस पे आगे जो विकास किया, वो सिडनी एल प्रेसी ने किया, ठीक। तो इस तरीके से अगर जनक पूछता है, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक तो बीएफ स्किनर रहेंगे, नहीं तो अगर विकास किसने विकसित किसने किया तो सिडनी एल प्रेसी रहेंगे, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, इसलिए एक जगह मैंने आपको बता दिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए। तो शिक्षा में उपयोग किन किन चीजों का उपयोग हो सकता है, आप सोचिए कि 4 माध्यम, कैसे आप अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए एक क्लास जो है
चाहे वह आपके कॉलेज में चले, वो भी एक माध्यम है। ये जो मैं आपको YouTube अपने ऐप के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, यह भी एक माध्यम है। आप टेलीविजन पे कुछ कंप्यूटर के बारे में देख लो, वो भी माध्यम है। रेडियो पे कुछ सुन लो, वो भी माध्यम है, ठीक है। और अखबार में कुछ पढ़ लो, वो भी माध्यम है। तो ये सभी माध्यम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियो, टेलीविजन और माइक्रोस्कोप से अगर आप कुछ ज्ञान ले रहे हो, उससे कुछ रिसर्च कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो भी माध्यम हो गया शिक्षा में, ठीक है। इसके बाद टेप रिकॉर्डर से अगर कुछ सुन रहे हो तो वो भी आपका माध्यम हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? खेल जो है वह रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, ये किसका कथन है? तो यह कथन जो है वह टीपी नन का है, ठीक है। खेल जो है वह रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है। इसके बाद देखिए खेल के बारे में एक कथन और है, खेल कुछ मूल प्रवृत्तिजन क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, किसका कथन है? अब देखिए खेल में क्या होता है, कुछ जो प्राकृतिक जो मूल हमारी प्रवृत्तियां हैं, जैसे भागना हो गया, ठीक है, फेंकना हो गया, तो ये सारी चीजें होती हैं खेल में, या कूदना हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वह खेल में होती हैं। तो ये जो कथन है ये किसका है? थॉमसन का है, ठीक है। तो ऑफ यहाँ पे थॉमसन हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17 है, उस विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यांत्रिकीकरण में योगदान दिया है, ठीक है। उन विद्वानों का नाम लिखना है आपको जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा में यांत्रिकीकरण में योगदान दिया है। तो वो वैज्ञानिक हैं लुम्सडेन, ग्लेसर आदि वैज्ञानिक जो हैं वह 20वीं सदी में शिक्षा के यांत्रिकीकरण में योगदान दिया था इन लोगों ने, लुम्सडेन और ग्लेसर ने। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? विकास भारत में शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा में टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है, यह पूछ रहा है। तो यह है आपका NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो NCERT संस्था बहुत ही, आपने देखा होगा कि NCERT की बुक्स आती हैं जो CBSE की होती हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक किताबें होती हैं, त्रुटि नहीं होती है। तो NCERT उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ बड़ौदा द्वारा यह चीजें जो है वह कंट्रोल की जाती हैं, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 19 है हमारा, किसका कथन है? शैक्षिक तकनीक से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके, ठीक। अब एक बार और कथन को पढ़िए कि शैक्षिक तकनीक से तात्पर्य है कि मतलब कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, शैक्षिक तकनीक क्या है, यह बताया जा रहा है। यह है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना जिससे विद्यालय की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। तो ये कथन जो है वह रॉबर्ट एम गेने का है। तो उत्तर में लिखिएगा रॉबर्ट एम गेने। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 20 है, किसका कथन है? शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। किसके बारे में बात हो रहा है? शैक्षिक तकनीक के बारे में अगेन बात हो रहा है कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्त किया जा सके। तो बिल्कुल जो है एकदम सटीक डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है इनके द्वारा, शिव के मिश्रा के द्वारा, ठीक है। यह कथन किसका है? शिव के मिश्रा का। अब इन्होंने देखिए बिल्कुल सही इन्होंने मूल पकड़ा है। इन्होंने शैक्षिक तकनीक को परिभाषित करते हुए, देखिए जब भी हम कुछ बच्चे को पढ़ाते हैं
तो उसका एक शैक्षिक उद्देश्य होता है, उसको सिखाना, और एक टारगेट तो रखा ही जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि शैक्षिक तकनीक को उन पद्धतियों एवं विधियों में, पद्धति है एवं विधि है, विधियों का विज्ञान माना जा सकता है। एक तरीके से विज्ञान है टेक्नोलॉजी आपका, ठीक है, और जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, अब ये याद रहेंगे आपको। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21 है, कॉन्फ्रेंसिंग से क्या तात्पर्य है। दोबारा आ गया। देखिए, सामान्य अर्थ में कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है किसी संस्था के सदस्यों के किसी विषय वस्तु पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना। कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि एक जगह जुड़ना, एक दूसरे से बात करना। ठीक है, तो यहीं से आता है कॉन्फ्रेंसिंग। तो कॉन्फ्रेंसिंग से आशय यही है कि लोगों का जुड़ना, एक दूसरे के विचारों को रखना। ठीक है, भावनात्मक एवं विचारात्मक उद्देश्यों को जिससे प्राप्त किया जा सके। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 है। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है। तो संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार की होती है। मौखिक अभिव्यक्ति होती है, दूसरा होता है मुद्रित, मौखिक जो बोल के, मुद्रित प्रणाली मतलब कि जो लिख के, तीसरा होता है रेडियो प्रसारण, चौथा देखिए दूरदर्शन, और पांचवा है इंटरनेट। ठीक है, तो संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार की आप कह सकते हैं संचार प्रौद्योगिकी होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है। संचार प्रौद्योगिकी क्या है यह पूछ लिया। तो सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसारण करने वाली तकनीक ही संचार प्रौद्योगिकी है। संचार प्रौद्योगिकी मतलब कि एक जगह से सूचना दूसरे जगह तक पहुंचाना। तो एक जगह से सूचना आप लोगे, रिसीव करोगे, फिर उसके बाद ही तो दूसरे जगह पहुंचाओगे। तो वही लिखा कि सूचना का तीव्र गति से एकत्रीकरण मतलब इकट्ठा करना, फिर प्रस्तुतिकरण, उसको किस तरीके से दिखाना है अगले को। मान लेते हैं कि डेटा इस तरीके से दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं, और उसको आप इस तरीके से पाई ग्राफ में आपने बना दिया, तो ये आ गया आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रस्तुतिकरण का पार्ट हो गया। और व्यवस्थापन, और किन किन तरीकों से आपको दिखाना है, संचरण तथा प्रसारण करने वाली तकनीक, ये क्या है, संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है, ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन कौन कौन से हैं। बोल करके, लाउड स्पीकर के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति, और रेडियो के माध्यम से भी आप कर सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। ठीक है, ये सब आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 25, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो बहुत ही प्रचलित, बहुत ही आसान, अब तक तो नाम आपको याद होगा, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने जो है तो वह कंप्यूटर का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन इनके द्वारा बनाया गया जो कंप्यूटर का आधार बना, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के आविष्कारक बोलते हैं इनको। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 26 है, संचार किसे कहते हैं अथवा संचार से आप क्या समझते हैं। तो संचार से तात्पर्य अपने विचार को पत्र, टेलीफोन आदि माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाना। संचार मतलब इंग्लिश में हो गया कम्युनिकेशन, और सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यही क्या होता है, संचार होता है। ठीक, समझ गए आप। इसको लिख लेंगे, बस एक एक लाइन आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 27 है, अनुबोधन किसे कहते हैं। तो छात्र किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में छात्र से सही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, इसको अनुबोधन कहते हैं। अब कोई क्वेश्चन आपने बच्चे से पूछा और बच्चा जो है वह बता नहीं पा रहा है, ठीक है, वह अटक गया है, आपको आभास हो रहा है कि अगर थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा बच्चे को तो बच्चा बता लेगा। अब छोटी क्लास में आप गणित पढ़ा रहे हो मान लेते हैं,
और आपने 4 धन 4 पूछ लिया, कितना होगा, तो बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो आपने ऐसे बता दिया कि बेटा ये देखो 4 उंगली ये है, 4 उंगली ये है, मिलके कितनी होगी, तो बच्चा ऐसे गिन लेगा तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 8 होंगे, 4 और 4 मिलके 8 होंगे। तो इस तरीके से ये आपके उद्दीपक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख लिया आपने। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 28 है, अनुक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर पुस्तिका में लिखता है तो उसे अनुबोधन कहते हैं। ठीक है, या अनुक्रिया कहते हैं। अनुबोधन या अनुक्रिया आप लिखिएगा यहाँ पे, उसे अनुक्रिया कहते हैं। जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है तो उसे अनुक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, सीडी का पूरा नाम लिखिए। तो ये होता है कॉम्पैक्ट, सी फॉर कॉम्पैक्ट होता है, और ये होता है डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, रोम का पूरा नाम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम, और रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक आपने प्रश्न संख्या 30 तक देख लिया। उम्मीद है कि यह 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल पकड़ आपकी मजबूत हो गई होगी इन 30 प्रश्नों पे। इसके बाद आगे के जो प्रश्न है हम आगे आने वाले क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को पता चल जाए कि कंप्यूटर को आसान भाषा में इस तरीके से पढ़ा दिया जा रहा है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से अपने राजन सीरीज को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है, आपको सभी ग्रुपों में शेयर करना है, और नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से पीडीएफ प्राप्त करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।